हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। हमने क्वेश्चन वीडियो देखा है और इस क्वेश्चन वीडियो में हमने समझा है कि हमें हमारे पास क्या सवाल है और हमें कौन से वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 या प्रॉब्लम नंबर 1, जो भी आप उसे कहे, उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए जो पीडीएफ है मेरे पास, जो फाइल है मेरे पास, उस हिसाब से इन्होंने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैराथन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012 ये उन्होंने बनाया है। ठीक है, देखिए इन्होंने वर्किंग नोट्स जो है जैसे फॉर्मेट में लिए थे वैसे ही वर्किंग नोट इन्होंने कंटिन्यू किया है। इसका मतलब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वहाँ पे 1 से वर्किंग नोट चालू होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 से वर्किंग नोट चालू होती है। ये ट्रिगर पॉइंट आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहला टिप, बैलेंस शीट 1 to 9 तक आपको वर्किंग नोट्स है, तो वो 9 वर्किंग नोट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स में क्या क्या आते हैं, एक है आपका शायद शेयर कैपिटल का, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का है, फिर एक शायद आपके पास इन्वेंट्रीज का भी है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स का भी है, करंट असेट्स का भी है, ट्रेड्स पेएबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का कुछ है। ठीक है, इसमें कुछ आज एक आधा मिस हो गया होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने तो ये बना लिया। मैं इस फॉर्मेट में जो सॉल्यूशन लिखा है वहां पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे जो आया है ये बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो आइए सीधे सीधे हम वर्किंग नोट्स में जाते हैं और वर्किंग नोट्स में देखिए बैलेंस शीट इन्होंने यहाँ पे चालू किया है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट्स हम देखेंगे और फाइनली वही वर्किंग नोट आपका आंसर होना चाहिए, बिकॉज यहीं से उठा के आप फॉर्मेट में यूज करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिया है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है 20,000 का इन्होंने लिया है। हमने भी शुरुआत में कुछ बात की थी क्वेश्चन वीडियो में, तो देखिए इन्होंने ऑथोराइज्ड 20 लाख लिया है। देन इशूड एंड सब्सक्राइब इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने 8,000 का 8 लाख रुपए लिया है, 100%, 100 पर शेयर। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन्होंने लिया है, ऑथोराइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ 8 लाख का है और इशूड जो है वो 5 लाख का है, 5,000 उन्होंने इशू किए है 100 पर शेयर। उसके बाद सेकंड इन्होंने लिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। देखिए कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स और ये अमाउंट टू बी पेड डिविडेंड उन्होंने एक एडजस्टमेंट में लिखा है कि आपको एक सर्टन परसेंटेज का अमाउंट जो है रिमूव करना है, लेस करना है। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है 2008% डिबेंचर्स, आपका ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया और शायद इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका हमें जो परसेंटेज अमाउंट है, ठीक है, ये करीबन 16,000 रुपये जो आता है वो आपको शायद फाइनेंस वाला एक वर्किंग नोट आएगा उसमें मेंशन करना है। देन ट्रेड पेएबल्स हमने देखा कि ट्रेड रिलेटेड क्या क्या पेएबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके पास और वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, यानी आपको वो पे करना है। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपने कुछ किए हुए हैं, जैसे कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देखिए मैंने बताया एक, यहाँ पे प्रोविजंस में आपने 16,000 लिखना है, प्लस एक और आएगा आपको फैक्टर्स फाइनेंस रिलेटेड। देन प्रोपोज प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये जो अमाउंट्स है ना, सिंपल देखिए ये परसेंटेज का अमाउंट है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वो टोटल अमाउंट से उतना परसेंटेज लेके निकालना है। देन टेंजिबल असेट्स के बारे में हमने बात की और डिप्रिसिएशन जो है आपको यहाँ से निकालना है, प्लस ये डिप्रिसिएशन का भी आपको अलग से एक वर्किंग नोट आएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज का एक वर्किंग नोट हमने बात किया था, तो इन्वेंट्रीज में है कोकोआ, टी, कॉफ़ी, बेकरी प्रोडक्ट्स, इसका आपको अमाउंट लिखना है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इन्वेंट्रीज में आप कौन सा अमाउंट लिखोगे? इन्वेंट्रीज में आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि इन्वेंट्रीज का दो जगह पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज जब आप लिखोगे तो आपको देखिए एक तो परचेज है और एक सेल है। ठीक है, तो आपका परचेज जो है वो 58,000 का था और आपका जो सेल है वो 82,000 का था कोको, टी, कॉफ़ी का। मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे जो बाइफरकेशन है वो 22,000 जो है
स्टॉक इन हैंड कोकोआ 5260 B3 12,800। तो देखिए इन्होंने जो बाइफरकेशन है वो लिया हुआ है, ठीक है। तो परचेज माइनस सेल्स प्लस शायद स्टॉक इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2011, ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात किया था इन्होंने, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक भी इन्होंने बताया। अच्छा, सिंपली है, देखिए आपको इन्वेंट्रीज में डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ठीक है। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो आपको ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल वो लेना है, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था, तो हमने डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे सॉल्यूशन में ले लिया है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारे पास कुछ बैंक में कैश है और कैश इन हैंड है, वो हमने ले लिया, और अदर करंट एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर्स जो है वो हमने ले लिया। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कहाँ से आ रहा है रेवेन्यूज? एक तो सेल से आ रहा है प्रोडक्ट के, और एक दूसरा है सेल ऑफ सर्विसेज, रेंट ऑफ रूम्स एंड रिसिप्ट ऑफ बिलियर्ड्स, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है ये सब चीज़। देन अदर रिसीट्स है, वो रिसीट्स पे भी आपको पैसे आ रहे हैं, यानी मिसलेनियस रिसीट्स है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड है आपको। उसके बाद एक वर्किंग नोट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो देखिए परचेज का आपको अलग से यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो कोको टी कॉफ़ी ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ठीक है। उसमें चेंज कितना है, पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, ब्रैकेट लिखा है मतलब नेगेटिव का है। बेकरी प्रोडक्ट्स में भी क्या चेंजेस आए हैं, ओपनिंग स्टॉक एक पर्टिकुलर अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक इतने का है, और आपका जो बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट का एक आपको वर्किंग नोट दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, तो आपका टोटल 19,580 आ रहा है। एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, गोल्फ, लॉन्ड्री, कैरेज, रिपेयर्स, एक्सपेंडिचर्स, then selling and distribution expenses, advertising, finance cost, depreciation and amortization। आई होप इतने ही आपके पास शायद वर्किंग नोट्स है, और आपको एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स की आगे नहीं लगेंगी ज़रूरत, बिकॉज क्वेश्चंस में इतने ही थे, ठीक है। तो देखिए इस सॉल्यूशन को कैसे आपको लिखना है, आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट लिखना है। देखिए शेयर कैपिटल का नोट बना लिया है, यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आ रहा है 13 लाख, हमने सीधे सीधे यहाँ पे 13 लाख लिया है। तो मैं ये फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है बैलेंस शीट में उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये फॉर्मेट आपको रटा रटाया आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको याद रखना है। शेयर कैपिटल 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 3 है, और ट्रेड पेबल 4, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 5। ऐसे करते करते मुझे बैलेंस शीट के 9 के 9 वर्किंग नोट्स याद रखने हैं, और उसके बाद वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा वो भी हमें याद रखना है, जो हमने फॉर्मेट वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फॉर्मेट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मेट के साथ साथ ये जो वर्किंग नोट्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट में वर्किंग नोट्स याद रखने हैं। सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट का, क्योंकि कुछ अमाउंट कैरिड आउट होता है बैलेंस शीट में शायद कभी कभी, ठीक है। वो डिपेंड्स आपका कैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। और नॉर्मली भी जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फाइनल अकाउंट्स का, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड उसके बाद बैलेंस शीट ऐसा करके एक प्रोसेस लिखते हैं, तो वो प्रोसेस फॉलो कीजिए वैसे ही, ठीक है। सेकेंडली, ये फॉर्मेट लिखने के बाद, नोट्स लिखने के बाद आपको देखना है कि नोट नंबर 1 से रिलेटेड कोई कंटेंट है तो वो वर्किंग नोट का हेडिंग लिखना है, ठीक है। जैसे कि अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो कौन से ऑपरेशन है, कहाँ से पैसा आ रहा है, एक सेलिंग से आ रहा है, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सेलिंग ऑफ सर्विसेज, तो लिखना है वर्किंग नोट नंबर 10, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर्टिकुलर अमाउंट, कौन सा पर्टिकुलर है वो लिखना है कंटेंट अंदर, एंड देन उसका अमाउंट कितना है वो लिखना है, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में अगर आप जाओगे सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे, तभी जाके आपको ये
कंपनी फाइनल अकाउंट जो है थोड़ा धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा। ठीक है, आई होप मैंने मेरी तरफ से एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बिना देखे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसे वीडियो आएंगे। देखिए मैं आपको पीडीएफ तो पूरा दे दूंगा, 1 2 3 क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस के, लेकिन आपको वो बिना देखे सॉल्व करना है, तभी मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, और तभी जाके आपका स्कोरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।